प्यारे स्टूडेंट, आज हम हिंदी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक सरस्वती व्याकरण निधि का पाठ 4 संज्ञा के बारे में सीखेंगे। इस पाठ 3 में अर्थ के आधार पर शब्दों का भेद पढ़ा था, जिसमें विकार के आधार पर शब्द भेद जिसमें हमने देखा था उसके 4 भेदों को नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण और नंबर 4 क्रिया। आज हम संज्ञा को इस पाठ में विस्तृत में देखेंगे। आइए प्यारे स्टूडेंट, आज हम देखते हैं संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा की परिभाषा किसी व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए, व्यक्ति नंबर 1 सचिन तेंदुलकर, नंबर 2 प्राणी शेर, नंबर 3 वस्तु पुस्तक, नंबर 4 स्थान मुंबई और नंबर 5 भाव स्थिति अहिंसा। यानी यहाँ पे संज्ञा की परिभाषा हम इनको अलग अलग वर्गों में बांट सकते हैं। व्यक्ति तो सचिन तेंदुलकर, प्राणी तो शेर, सारे प्राणी आ सकते हैं उसमें, वस्तु तो सारी वस्तुएं आ सकती है और स्थान तो मुंबई। इस तरह से इस परिभाषा के आधार पर हम अलग अलग भागों में संज्ञा को देख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। प्यारे स्टूडेंट, संज्ञा की परिभाषा के आधार पर अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के 3 भेद है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। उसमें सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात कोई एक विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान, उसके नाम का जो बोध कराते हैं, ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा या कहते हैं, या ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं। नंबर 1 स्टेफी ग्राफ विश्व प्रसिद्ध टेनिस की सर्वोत्तम महिला खिलाड़ी रही है। स्टेफी ग्राफ सिर्फ एक ही टेनिस की सर्वोत्तम महिला खिलाड़ी रही है और वो विश्व प्रसिद्ध है। ये विशेष व्यक्ति है। आईफल टावर फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध इमारत है। जो आईफिल टावर है वो सब इमारतों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नंबर 3 रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये तीनों जो उदाहरण है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा को परिभाषित करते हैं। संज्ञा का दूसरा भेद देखते हैं
जातिवाचक संज्ञा। परिभाषा: किसी जाति के एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अर्थात यानी कि कोई भी जाति के एक ही प्रकार के सभी प्राणी, सभी वस्तुएं और स्थान उसका बोध कराने वाले शब्द, ऐसे शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं या कहलाते हैं। आइए उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे नारी से ही घर की शोभा है, अपने नगर का नाम बताओ। तो यहाँ पे नारी, घर तथा नगर, ये तीनों शब्द सभी नारियां, सभी घर तथा सभी नगर, उन सब का बोध है। ये तीनों शब्द किसी भी नारी, नगर अथवा घर के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसे हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे क्योंकि समग्र जाति का बोध कराते हैं। आइए प्यारे स्टूडेंट, संज्ञा का तीसरा भेद पढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा। परिभाषा देखते हैं उसकी। प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दशा, कार्य, भाव या स्वभाव आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे जून के महीने में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। ताजमहल का सौंदर्य देखते ही बनता है। तो इस उदाहरण में गर्मी और सौंदर्य शब्द भावों का बोध कराते हैं। इनका आकार नहीं होता, इन्हें अनुभव किया जा सकता है। ऐसे शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। अर्थात कोई भी प्राणी हो, वस्तु हो, उसके गुण, दशा, उसकी अवस्था, उसका कार्य, उसके भाव, हाव भाव, इन सभी बातों को अगर हम अनुभव करें तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे देखिए, गर्मी और सौंदर्य। तो गर्मी का हम अनुभव करते हैं, सौंदर्य को हम देखकर उसे सौंदर्य को हम देख सकते हैं। तो इस तरह के भावों का बोध कराने वाले जो शब्द है, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आज हम इस वीडियो में यहाँ तक पढ़ेंगे। अगर आपको इस पाठ को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। ओके।